नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश में पिछले करीब 1 साल में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब धीरे धीरे वो परत खुल रही है कि क्या ये गंदा खेल, सारा का सारा गंदा खेल पाकिस्तान ने बांग्लादेश में खेला। क्योंकि अब कबूलनामा आ रहा है, वहां के आतंकवादी संगठन, वहां की आईएसआई ये कबूल कर रही है कि ये सारा खेला उसने खेला। और कहा तो यहां तक, वो कह तो यहां तक रहे हैं कि 1971 का बदला लिया हमने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। इस पर सबसे पहले बात करेंगे, और इसके बाद आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति पर। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो वहां दौरा किया और जो बातें कही, और पश्चिम बंगाल में जो कुछ पिछले दिनों हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, उस पर गृह मंत्री ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। ममता सरकार पर जबरदस्त अटैक किया है। तो जाहिर सी बात है हंगामा तो होना था। टीएमसी बिल्कुल पिल पड़ी है और बीजेपी तो है ही। तो पश्चिम बंगाल की सियासत पर, पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बात करेंगे। अगले साल ही वहां पर चुनाव होना है, अब साल भर के आसपास या उससे भी कम रह गया है। और इसके बाद बात करेंगे नक्सल प्रभावित बस्तर में जब नई सुबह जगी है, नई सुबह आई है, तो जो बड़े बड़े चेहरे वहां की राजनीति करते थे उनके मन में भी एक नई सुबह जगी है। और उस सुबह के जगने के बाद वो नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पूर्व कांग्रेसी नेता, बड़े नेता अरविंद नेताम की, जो नागपुर में आरएसएस कार्यालय में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं। तो इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना आज से भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम ने सैंटियागो पेना की यात्रा को बताया ऐतिहासिक। कहा आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में भारत और पैराग्वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर। भारतीय सेना और असम राइफल्स का ऑपरेशन जल राहत 2 जारी। 500 से अधिक लोगों को बचाया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना मौके पर तैनात। विदेशों में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जारी। तमाम देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कर रहे पाक को बेनकाब। कुआलालंपुर में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा आतंकवाद के खिलाफ मिल रहा है पूरा समर्थन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं ममता बनर्जी। बीजेपी अगर आई है सरकार में तो बंद होगी ये घुसपैठ। पूर्व कांग्रेस नेता और आदिवासी नेता अरविंद नेताम नागपुर संघ कार्यालय के प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। बस्तर जिला नक्सल मुक्त होने पर आदिवासी इलाके में विकास को लेकर नेताम ने पहल की है तेज। और महाराष्ट्र में एंटी टेररिज्म स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई। आतंकवाद से जुड़े मामले में प्रतिबंधित संगठन सिमी के पूर्व सदस्य साकिब नाचन सहित 6 लोगों को लिया हिरासत में। सीधे लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। Of Paraguay to India. We also joined by Shri Praful Chandra Sharma, who is Joint Secretary looking after Paraguay and Latin American countries, as also our Ambassador Designate to Paraguay, Shri Piyush Singh. With that, I hand over the floor to Secretary Sir to take you forward with this briefing. Sir, the floor is yours. Thank you, Randhir. Dear friends, thank you very much. Thank you for joining us for this briefing on the state visit of the President of Paraguay, His Excellency Mr. Santiago Peña Palacios to India. As we announced earlier, and as most of you are aware, at the invitation of Prime Minister Shri Narendra Modi, the President of Paraguay, His Excellency Mr. Santiago Peña Palacios, is on a state visit to India from 2nd to 4th of June 2025.
This is the first visit of President Peña to India, and it is only the second visit by a president of Paraguay to India. The last visit was in 2012 by the then president. He's accompanied by a high-level delegation comprising ministers, members of parliament, governor of a province, and senior officials. President Peña arrived in New Delhi this morning. He was received at the airport by accompanying minister Shri Harsh Malhotra, Minister of State for Corporate Affairs. He was accorded a ceremonial guard of honor and a cultural welcome at Palam Air Force Station. President Peña's state visit commenced with a courtesy call on him by the External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar. President Peña then visited Rajghat, where he paid his tribute at the Samadhi of Mahatma Gandhi, and then arrived at Hyderabad House for the meeting with Prime Minister Shri Narendra Modi. The two leaders held a comprehensive discussion on the entire spectrum of bilateral relations, including trade and investment, health and pharmaceuticals, defense and security, infrastructure, mining and mineral resources, agriculture and food security, green energy, ICT, digitalization, innovation, disaster management, science and technology, education, and people-to-people links. Later this evening, President Peña is scheduled to meet Honorable Rashtrapati Ji, Srimati Draupadi Murmu, who would be hosting a banquet in his honor. As you may know, friends, India and Paraguay established diplomatic relations in September 1961 and have since enjoyed warm and friendly ties. The bilateral relationship was expanded steadily with growing cooperation in sectors such as trade, agriculture, health, pharmaceuticals, and information technology. Paraguay is a growing trade partner for India in the Latin American region. Several Indian companies, particularly in the automobile, biofuel, and pharmaceutical sectors, have a presence in Paraguay. Likewise, Paraguayan businesses are present in India through joint ventures and representative offices in India, contributing to strengthening commercial ties between the two countries. This visit comes soon after the barbaric terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Prime Minister Modi expressed his deep appreciation to Paraguay for its strong condemnation of the terrorist attack in Pahalgam, as well as for the sincere condolences and solidarity expressed with the people and the government of India. Both leaders unequivocally condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. On behalf of the Paraguayan people, President Peña expressed his deep solidarity with the victims and families of the terrorist attack. The two sides welcomed the establishment of a joint commission mechanism at the secretary/vice ministerial level. The JCM will serve as a key platform to review and advance cooperation in priority areas of mutual interest. Recognizing India's growing global economic role, President Peña expressed keen interest in attracting Indian investments to Paraguay. He engaged with prominent Indian business leaders in Delhi. He is scheduled to travel tomorrow to Mumbai and interact with top Indian business leaders and companies. The Indian side would be looking to collaborate with Paraguayan counterparts in a number of areas, including health and pharmaceuticals, defense, infrastructure, agriculture, renewable energy, and mining. In Mumbai, the Honorable Governor and the Honorable Chief Minister of Maharashtra are expected to call on the President of Paraguay. Trade is an important pillar of our relationship with Paraguay. Both sides wish to strengthen and expand existing trade links under the India-Mercosur Preferential Trade Agreement. We will explore holding technical talks on the India-Mercosur PTA to enhance market access and boost bilateral and inter-regional trade. The two sides also agreed to strengthen cooperation in the space sector, including collaboration in launch services, space applications, satellite manufacturing, and capacity building between the respective space ecosystems.
Dear friends, as you know, agriculture is one of the most important sectors for both the economies. Recognizing its importance, we both have agreed to work out an institutional mechanism under a memorandum of understanding aimed at strengthening collaboration in mutually beneficial areas of agriculture and animal farming. We also discussed enhancing cooperation in higher education and exploring collaboration in areas such as curriculum development, teacher capacity building, infrastructure support, and digital education initiatives tailored to Paraguay's interests. India's strength in traditional medicine is well known. Both countries agreed to cooperate in promoting integrative traditional medicine, homeopathy, and yoga. We also agreed to work towards official recognition of Ayurvedic Pharmacopoeia of India and the Indian Pharmacopoeia in Paraguay. Let me also share with you the cooperation we have in renewable energy, India's role in Paraguay through the International Solar Alliance, particularly NTPC's work as project management consultant for the 500 megawatt solar park project since 2021 remains significant. Paraguay is a founding member of the Global Biofuel Alliance. Both sides work to collaborate on biofuels and green hydrogen across the entire value chain, including joint projects, technology transfer, and standards harmonization. India also offered technical consultancy services to Paraguay in the oil and gas sector for mutual benefit. India and Paraguay have worked closely together in multilateral forums, including the United Nations, and maintained close convergence on issues of global importance. During today's meeting between Prime Minister Modi and President Pena, both countries expressed their willingness to continue working together on matters of common interest in various multilateral organizations, including the United Nations. India sought the support of Paraguay for India's candidature for a UN Security Council non-permanent seat for the period 2028-29. To conclude, President Pena's visit is expected to, number one, enhance high-level bilateral political engagement, and number two, strengthen trade, commerce, and investments, and also unlock new avenues of strategic collaboration in critical minerals, space technology, artificial intelligence, and other emerging domains, while providing a strong impetus to trade and investment relations. President Pena invited Prime Minister to visit Paraguay, and PM has accepted the invitation. We will work on the possibilities of a visit at an early, mutually convenient date. Thank you very much. We now open the floor for questions. Uma? So I'm Huma Siddiqui from Stat News Global. I have two questions. One, did the two sides talk about the accession of India to Inter-American Development Bank? One. My second question is about the Mercosur talks. The expansion of Mercosur has been going on for a while and it's getting delayed. So when is the next round of negotiations going to take place? And my third question is, in the defense sector, you mentioned that the two sides, Paraguay has expressed interest. So anything specific that they're looking for? So Okay. what is the third question? Siddharth? Sir, can you just repeat the third part, please? The defense sector. Yeah, what sort of interest? Siddhant? Hi, so Siddhant from WION. I believe this is the second high-level visit from Latin America to India after the Chilean president's visit. So what's India's broader overview in terms of relationship with the Latin American countries? My second question is, India and Paraguay, the convergences on reforming the United Nations Security Council, if you can perhaps elaborate on that, given that both countries are part of the Global South. You take one. Keshav? Thank you, sir. Keshav Padmanabhan from The Print. I just wanted to talk about agricultural cooperation because you said that this was discussed. So this idea of contract farming that we've, have agreements with other countries. So are we looking at any specific forms of cooperation with with Paraguay in particular? And was that sort of discussed during this visit? Thank you. Well,
thank you for your question, Suma, on the Inter-American Development Bank. There was no specific discussion on the, India's accession to the IADB. That's an idea that is being discussed within the ministry, but there was no opportunity to discuss this during this visit. Mercosur, India preferential trade agreement. Yes, we have a serious interest in expanding the scope and reach in terms of the range of products that the PTA deals with. But before we do that, a certain consensus has to be built up between the 5 members of the Mercosur. We are talking to all the partners in the Mercosur region. What we need to do is also to agree on the terms of reference for those discussions and then take it forward. Clearly, the next step is to try and get all the members of the Mercosur on the same page on what exactly we want to discuss and how we want to take forward the expansion project for the PTA. Defense cooperation, yes. For many years now, the sense we got is that Paraguay has not focused on a particularly expansive defense expenditure. In recent years, I believe they are focusing on expanding their defense capabilities, purchasing more defense hardware, etc. The general sense we get from Paraguay and also other South American partners is that they live in a neighborhood that is very different from ours, and therefore their priority accorded to defense has been very, very different from the kind of priority we would accord. But Paraguay has several large inland waterways, and it also touches several other South American countries. So they are talking about enhancing their capabilities, particularly for law enforcement, to try and deal with transnational crimes, narcotic smuggling, people smuggling, etc. So that seems to be their logic driving their acquisition of defense hardware, mainly law enforcement. On Siddhant's question about Latin America in general, the overall logic driving our expansion of footprint in Latin America in terms of opportunities for trade and investment is that the region seems to have received less attention in the past, and it's a huge opportunity. There are many, many areas where Latin American countries have shown interest in working with us. I did list out a number of them in my opening remarks. The president of Paraguay himself identified expansion of trade and investment. Paraguay has mineral resources, including some critical minerals, uranium and lithium. They are a large agricultural country. Apparently 40% of their land is forests. 12% of their GDP comes from agriculture. They have huge reserves of fresh water, given that most of their borders are on the basis of rivers. They produce hydroelectricity much more than what they require. About 50% of that is exported apparently to Brazil and Argentina. And the president highlighted during his talks today with our prime minister that they produce food for 10 times their population. Their population is about 7 million, but they produce more food than what 70 million people would require, and therefore they are a big food exporting country. We do buy soybean oil from them, and they are also willing to work with us on any other agricultural product that we would like to buy from them or partner with them for. In terms of broader areas that are of interest in Latin America as a whole, we talk about our IT strengths. A number of South American countries are eager to partner with us to take advantage of our strengths in IT, digitalization and innovation, our India Stack products, UPI, UID, and so on. There is a lot of interest. One of the points that was discussed today in our talks was the Agri Stack.
as a large agricultural country, the use of digital platforms to make agriculture more efficient, try and generate data that can be used to drive decision making is of great interest to the Paraguayan side. Disaster management is another area where we are willing to partner with them. Science and technology, education, and of course, people-to-people links. Paraguay prides itself on its civilizational heritage. The Prime Minister had a chance to talk to the President about this, and President Pena, of course, says that India is a big priority for him because he admires India's civilization and would like to have stronger links in terms of people-to-people links with India during the course of his presidency. UNSC reform. Paraguay very strongly supports UN Security Council reform and indeed reform of other multilateral institutions, including financial institutions. They feel that India is a very deserving country when it comes to the kind of reform that we are working for and we expect to drive. So they are very happy to work with us in any possible way to push for reform in a way that reflects the realities of the 21st century. Agricultural cooperation, I just mentioned, that's broadly the set of issues that pushes us forward on agricultural cooperation. Do we have more questions? Yes, Okay. Vijayalakshmi? सर आपने होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के क्षेत्र में साझेदारी की बात की, अगर उस पर बता सके कि किस तरह की साझेदारी संभव है, क्या रिसर्च के एरियाज में या किसी और तरह की साझेदारी संभव? जी, Uma, you had a question? Please. Sir, you mentioned about the two Paraguay expressing interest in the space sector. Could you please elaborate on what kind of satellites? Are they looking for mini satellites, or are they also, because I remember they are looking for best practices from India. So if you can just. नीरज, आपका सवाल है? Please. सर मैं नीरज दुबे प्रभा साक्षी से, जैसा कि आपने अपनी टिप्पणी में कहा भी कि भारत और पैराग्वे ने जो संगठित अपराध है, साइबर अपराध है और जो आतंकवाद वगैरह से मिलकर लड़ने का निर्णय लिया, तो उसके लिए क्या कोई संयुक्त रूप से तंत्र बनाया गया है? संयुक्त रूप से क्या बनाया गया? कोई तंत्र, कोई Awad, you had a question? Thank you, sir. Dr. Abai Nawad from Syria, a journalist. Sir, my question is regarding the infrastructure investment in the ports in the Latin America. There is a huge demand for Indian companies. Of recently, we have came to know about it. Is there any movement on this front, please? Thank you. Sir. Okay. I just wanted to add a couple of points on agricultural cooperation before I take this set of questions. I think I have a couple of more points to add. Agricultural technology, food processing, sustainable farming practices, those are also areas where Paraguay wants to cooperate with us. Agricultural mechanization, use of drones, etc. Finding new technologies that support smart agriculture, those are also areas where they're interested. On homeopathy and Ayurveda, it's still very early stages in the talk. आपने जो पूछा था किस तरह का कोऑपरेशन है, अभी के लिए हम इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आयुर्वेदिक फार्माकोपिया एक्सेप्ट हो जाए और इंडियन फार्माकोपिया इन जनरल एक्सेप्ट हो जाए. उस बेसिस पे काफ़ी कोऑपरेशन चल सकता है. और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स एज हेल्थ केयर, फॉर्मल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट हो जाएं पैराग्वे में, उसके बाद ही लार्ज स्केल कोऑपरेशन हो सकता है. तो अभी तो डायलॉग स्टार्ट हुए हैं एंड आगे जाके कोऑपरेशन के थीम्स फर्म अप होंगे. स्पेस सेक्टर एंड सैटेलाइट collaboration. Currently,
there is no memorandum of understanding in place between India and Paraguay for cooperation in the space sector. We are working on an MOU. Hopefully, it will fructify soon. We are still negotiating the text for an MOU focused on space sector collaboration, including on peaceful uses of outer space. In today's discussions, the countries acknowledged Paraguay's interest in collaborating with ISRO on the development and launch of small satellites, CubeSats, using ISRO's launch vehicles. So we need to get our technical teams of officials to expedite the finalization of these proposals and then take this forward. Paraguay also wants to work with us on capacity building of their space sector officials. Let me share that one Paraguayan official has benefited from a training program at the Indian Institute of Remote Sensing. And they look forward to more collaboration in this. So essentially it is various kinds of satellites, small satellites, nanosats, CubeSats, etc., and also benefiting from our launch vehicles and developing their own capacity in general. Counterterrorism, cybersecurity, yes. Counterterrorism, cybersecurity, etc., are areas of general interest. Paraguay does not face the kind of threats that we face, like I said earlier, but they are worried about transnational crimes in their part of the world, and they want to work with us to try and benefit from our experience and also to share expertise by working with us on capacity building. And cybersecurity is a part of that. They do perceive a threat from that front, and therefore they want to work with us, given our strengths in IT and cybersecurity, and work with us. Infrastructure investments in ports. Before I go to that, in fact, the IT minister is calling on the president of Paraguay in the next few minutes, and he will explain to the president our capabilities in IT, DPI, digital public infrastructure, and areas where we can work with them together. There is also interest on the Paraguayan side for working with us in building railway infrastructure as part of the bi-oceanic corridor. They think that we will be able to offer value to them and also at in a cost-effective manner. They are impressed by the rate at which we build out new highways and new railway tracks. The president was also inquiring about the Vande Bharat trains. So the Honorable Railway Minister would be briefing President Pena on our capabilities and our ability to cooperate with them in these areas. On ports, as you know, Paraguay is a landlocked country, but it has large rivers that touch Paraguay, and therefore inland waterways development is a big area. In fact, they expressed interest in talking to our Ministry of Water Resources and also Chairman Inland Waterways Authority of India. They will be discussing possibilities for cooperation with the Paraguayan side. So hopefully we'll have something more concrete once that dialogue happens. Awards question as to how Indian companies are approaching in general. One of the things that President Pena mentioned was that Paraguay is one of the most open economies in the Mercosur region and South America in general. He said we should take advantage of the fact that it is an open economy. Although the population and therefore the market size of Paraguay is small, it's about 7 million population. They said they are adjacent to much larger markets
And given their central location in South America, it would be possible for us to use Paraguay as a launching pad to try and access other markets in the region. So our companies would be looking at Paraguay as some kind of a staging post, and therefore, look at it in a way that is a force multiplier. We already have several Indian companies that are based in Paraguay in various ways. United Phosphorus Limited has a facility that produces agrochemicals. Praj Industries produces biofuels. Aditya Birla Corporation has a trading office, and Tata's, Mahindra's, Royal Enfield, and Bajaj have their distributorships for their vehicles. Crompton Greaves has an office, and so on. So there are, and of course, IT also we have some presence. So these are all areas that offer opportunities for us, and we will be looking at expanding our presence in South America, using Paraguay also as a staging post, if you will. Manas, you have a question? Please. This is Manas, I work for PTI. You mentioned about possible cooperation in the areas of mines and minerals and green energy. So are you looking at any kind of framework for our cooperation in these two critical sectors? And there have been also reports that Paraguay is having some friction with China in terms of bilateral trade. Is Paraguay looking at more imports from India? Thank you. So, let me take the second one first. Yes, Paraguay is the only country in South America that has diplomatic relations with Taiwan. But it also has a trading relationship with China. They do have, I'm told, Chinese companies' presence in Paraguay. I believe in the field of electric vehicles, electronic goods, etc. So there is a trading relationship there. In general, Paraguay has highly concentrated trading relationships. It's a country that has an overall trade of about 32 billion. 32 billion is what I recall. Okay, their main trading partners in terms of imports are China and Brazil, and main trading partners for exports are Argentina and Brazil. A large fraction of their trade happens with just these three countries. So there is a general motivation to try and diversify their trade so that risks are managed better. So to that extent, yes, India has a large market and a growing economy, offers itself as a natural partner. The president made it very clear that he would be looking at India as a big trade and investment partner. He invited Indian companies to come to Paraguay and invest in their economy, and promised to facilitate investments in a very efficient way. Mines and minerals, still early days. Paraguay itself, admittedly, has not developed its mineral resources as much as it has developed its water resources and agriculture. In fact, the president said they themselves are looking at developing resources under the ground in the same way that they have developed resources over the ground. And we look forward to working with them in these areas. These are of interest to us as we continue to grow and become a larger economy, as we move towards more and more sustainable initiatives that require a number of critical minerals. Did I miss the second part of the question? With that, thank you very much, ladies and gentlemen, for your presence. Please follow the visit of the state of the President of Paraguay. There's a lot more coming up here in Delhi, as also in Mumbai. Thank you. Thank you very much. Yeah.
सीधा प्रसारण आप विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का सुन रहे थे, जहां पर पी कुमारन जो सचिव पूर्व हैं, उन्होंने विदेश मंत्रालय की इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया, क्योंकि पैराग्वे के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की 3 दिनों की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई और सबसे बड़ी बात यह कि आतंकवाद पर पैराग्वे का पूरा साथ मिला है भारत को। इसके अलावा अंतरिक्ष, आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बात हुई और व्यापार, रक्षा और स्वास्थ्य के तमाम क्षेत्रों में सहयोग पर बातें हुई। हम इससे जुड़ी हुई आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे और इस प्रेस वार्ता के दौरान आप जो बड़ी बातें हैं उसको देख ही रहे थे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। फिलहाल इस वक्त के एक बड़े मुद्दे की शुरुआत करते हैं जिस पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं, और वो मुद्दा है पश्चिम बंगाल की राजनीति और वहां पर हिंसा की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी पर राज्य सरकारों ने, देश के कई राज्य सरकारों ने बड़ी कार्रवाई की है। मीडिया खबरों के मुताबिक अब तक 2000 से भी ज्यादा अवैध घुसपैठ करने वाले लोगों को बांग्लादेश की सीमा पर छोड़ दिया गया है ले जाकर। मीडिया खबरों की माने तो इतनी ही बड़ी तादाद में अवैध बांग्लादेशी खुद बांग्लादेश जाने के लिए बीएसएफ के शिविरों में जमा भी हो गए कि हम जाना चाहते हैं अब वापस, क्योंकि इधर कड़ी कार्रवाई हो रही है। सरकार का मानना है कि यह कार्रवाई देश की कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी सरकार बीएसएफ को जरूरी जमीन दे दे तो हम घुसपैठ पूरी तरह से रोक देंगे। दरअसल ममता सरकार फेंसिंग के लिए यह जमीन नहीं देगी, क्योंकि वो चाहती है कि घुसपैठ जारी रहे और उनकी सत्ता बरकरार रहे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर वोट बैंक को खुश रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और वक्फ कानून का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में हाल में हुए दंगे राज्य के प्रायोजित थे। अमित शाह ने कहा आने वाले चुनाव में राज्य की माताएं और बहनें ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना का बदला जरूर लेंगी और टीएमसी को सबक सिखाएंगी। टीएमसी ने बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का लाभ लेने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलगाम हमले के बाद हुए सैन्य कार्रवाई को राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया था। 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 निहत्थे टूरिस्ट की निर्ममता से हत्या कर दी थी। बड़ा सवाल तो यह है कि क्या यह बदला राजनीतिक हो सकता है? निहत्थे आम नागरिकों पर हमले का जवाब क्या एक संप्रभु राष्ट्र के अधिकार में नहीं आता है? आखिर विपक्ष के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर नाम से इतनी चिढ़ क्यों है, क्यों दिक्कत है? यह एक बड़ा सवाल है। उधर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर भी लोग ममता बनर्जी पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर एक खास वर्ग के बयान पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया कर देना और एक वर्ग की गंभीर टिप्पणी पर आंख बंद कर लेना, यह कहां तक का न्याय है? कहां तक न्याय संगत है ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर सबके लिए बराबर नहीं है तो वोट बैंक की सियासत का आरोप, इसे गलत तो नहीं कहा जा सकता। फिर ममता बनर्जी खुलकर कर रही हैं ये। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे अमित शाह, उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दिया है। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर। तो बीजेपी लगता है बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाने वाली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक के चक्कर में ममता ने ऑपरेशन सिंदूर तक का विरोध कर दिया। मस्जिदों के इमामों को
वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया, विरोध की। तो तुष्टीकरण की पूरी लिस्ट गिना दी अमित शाह ने। तो तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने जवाब दिया कि अमित शाह जवाब दें कि पहलगाम घटना हुई कैसे। Will Mr. Amit Shah tell us how did the terrorists infiltrate Pahalgam? Any other self-respecting home minister would have resigned by now. How did the terrorists infiltrate Pahalgam? How were 26 people killed? Why was there no intelligence? What kind of coordination was Amit Shah doing with the government of Jammu and Kashmir? Why did Amit Shah insist that normalcy has returned to Kashmir? Why did Amit Shah say that there is no cross-border terrorism taking place? तो तृणमूल जवाब दे रही है, लेकिन अमित शाह पूरी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं कि क्या कुछ तुष्टीकरण ममता सरकार में किया जा रहा है और उसके क्या नुकसान हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है माधवी अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत माधवी जी। साथ में अशोक शर्मा जी जो टीएमसी के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अशोक शर्मा जी आपका भी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए मैं जरा चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, पूरी लिस्ट लेकर अमित शाह बिल्कुल गिना रहे थे कि तुष्टीकरण जो है वो अनलिमिटेड है, बिल्कुल एकदम अपीजमेंट अनलिमिटेड पश्चिम बंगाल में ममता जी के द्वारा। और यहां तक इतनी बड़ी ये लिस्ट है, वो गिनाने के साथ उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात की तो ऑपरेशन सिंदूर तक का विरोध कर दिया, जिस पश्चिम बंगाल को सिंदूर खेला के लिए भी जाना जाता है। विनोद जी। लाल जी, ये बात पिछले एक हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी कई अभी 4-5 स्टेट के में जनसभा को संबोधित करते हुए जब बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की जी, और ये पिछले हफ्ते कल ही आपने देखा कि अमित शाह फिर पश्चिम बंगाल में थे तो उन्होंने बात की ऑपरेशन सिंदूर की। तो सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से इन पार्टियों को दिक्कत क्या है? ये सिर्फ नाम से दिक्कत है या एक्शन से दिक्कत है? ये थोड़ा सा इस चीज को समझने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर का जो देश की महिलाओं ने एक अपने स्वाभिमान से जोड़ा इसको, जो हमने पटना में देखा, जो हमने पीएम की उस रैलियों में देखा, जो हमने पीएम की रैली में अलीपुर में देखा, जो हमने अमित शाह की इस रैली में देखा कि एक नारी स्वाभिमान पे कि पहलगाम में जिस तरह की बड़ हत्या हुई, 26 निर्दोष वो जो टूरिस्ट थे उनकी पत्नी के सामने में उसकी पति के का धर्म पूछ के उसकी हत्या कर दी गई थी। क्या ये एक सिंदूर का बदला लेना भारत का कर्तव्य नहीं था? भारतीय सैन्य की शक्ति जो है, भारत की संप्रभुता जो है, अपनी बहनों और बेटियों को निराश होकर घर में बैठने देता? तो ये जो भारत ने अपने प्रचंड शक्ति का दुनिया को दिखाया है, दुनिया को दिखाया है जी, दुनिया इस पे चकित है कि भारत, आज का भारत घर में घुस के मारता है। बिल्कुल, आज का भारत उन आतंकी सरगनाओं और आतंकी पनाहगाहों के उसके मरकज में जाग के ठोक के आता है जी। तो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर भारत की आधी आबादी, भारत की महिलाओं के स्वाभिमान की बात अगर पीएम मोदी करते हैं या अमित शाह कहते हैं तो इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? आपको ऑपरेशन सिंदूर से चिढ़ने की क्यों जरूरत है? आपको भारत की सैन्य की कार्रवाई पे ये सवाल उठाना कि पहलगाम हमले पे हुई कार्रवाई जो है वो राजनीतिक है, ये तो मुझे लगता है कि ये इतनी आज़ादी तो इस देश के नेताओं को सिर्फ यही मिली हुई है। पाकिस्तान में तो हमने नहीं देखा कि सैन्य के वहाँ पे पाकिस्तान के किसी भी लोगों ने, कहीं भी बुद्धिजीवी हो, राजनीतिक दल हो, जो पाकिस्तान के सेना की जो कार्रवाई है उसका विरोध किया हो या उसके बारे में कुछ लिखा हो। ये सारी चीजें सिर्फ भारत में हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है और सवाल
सवाल ये अशोक जी, सवाल ये इसलिए भी उठ जाता है कि पश्चिम बंगाल में तो शक्ति के शौर्य का प्रतीक है सिंदूर। जिस तरह से वहां पर सिंदूर खेला जाता है, शक्ति के शौर्य का प्रतीक है अशोक जी। बंगाल में जो कल्चर है, और उसमें अगर ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, और जैसा विनोद जी सही कह रहे थे कि नाम पूछ पूछ के सिंदूर उजाड़ा गया सामने में, और उसके बाद कहा गया कि तुमको छोड़ रहे हैं, तुमको नहीं मार रहे हैं, तुमको इसलिए नहीं मार रहे हैं कि केवल तुम्हारा सिंदूर उजाड़ना था, और उसके बाद तुम जाकर के बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि तुम्हारे सिंदूर को हमने उजाड़ दिया। ऐसे में अगर ऑपरेशन सिंदूर नाम रख करके भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया, बदला लिया, नेस्तनाबूद किया, उन राक्षसों का उसी तरह वध किया जैसे शक्ति स्वरूपा दुर्गा माता राक्षसों का वध करती हैं, तो इसमें टीएमसी को क्यों दिक्कत, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो समझ में ये नहीं आता है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री को जनता चुनकर लाती है, ठीक, और चुन करके 14 साल से वहां पे वो अपने राज्य में अच्छे तरीके से जनता के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन एक हमारे देश के होम मिनिस्टर आकर वहां पर क्या मुद्दा उठाते हैं, वो कभी ये नहीं पूछते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार ने क्या काम किया जी। वो वहां पे मुद्दा क्या लाते हैं, सिंदूर का मुद्दा लाते हैं। वो क्या मुद्दा लाते हैं कि भाई हम लोग हिंदू के विरुद्ध, सनातनी के विरुद्ध काम करते हैं। वो क्या मुद्दा लाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि पहलगांव में जो दुर्घटना घटी, जो वहां पे शहीद हुए जो लोग, जिनको मारा गया, उसकी जवाबदेही क्या तृणमूल कांग्रेस पार्टी की थी? नहीं, मुर्शिदाबाद और मालदा का भी काम गिना रहे थे अमित शाह। देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप लोग, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे सब ज्ञानी गुनी बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर जी ने कहा दिया पहलगांव के मुद्दे पे कि हाँ भाई हमसे चूक हुई है, और उनको हमने माफ कर दिया, उनको आपने माफ कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, हमला करने के बाद ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी उनके ऊपर, जो 4 दिन में उन्होंने सीज फायर भी कर दिया। जबकि हमारी सेना इस समय मौका था पूरे हिंदुस्तान की, तो पार्टी उनके साथ थी, हिंदुस्तान के हर धर्म के लोग उनके साथ थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनके साथ थे। वो चाहते तो पीओ को लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने किसके दबाव में, कौन से धनी लोगों के दबाव में, कौन के दबाव में, ये सब जांच का विषय है। उस मुद्दे पे वो बात नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल में आकर हमारे ऊपर सिर्फ सनातनी और सनातनी धर्म के बारे में बात करते। ठीक है, जांच तो इस पर भी होनी चाहिए कि जब सिंधु नदी का जल समझौता निलंबित किया जाता है तो उसको लेकर के कोलकाता में प्रदर्शन कौन करते हैं, और जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि शर्मिष्ठा को पाकिस्तान की आलोचना करने पर उठा लिया। लेकिन मैं आता हूं आपके पास, आता हूं माधवी जी के पास चलता हूं। माधवी जी, बताइए जरा कि क्या दिक्कत है अगर वो ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम के बारे में सवाल पूछते हैं, बताइए। सिंह जी, ऐसा है कि मैं सुन रही थी और टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने याद दिलाया कि ममता बनर्जी को चुन के लाया गया और 14 वर्षों से वो वहां पर हैं। तो ममता बनर्जी जो 14 वर्षों से जो चुन के आई हुई हैं, वो क्या काम कर रही हैं? उनके कार्यकाल में तो ऐसा हो रहा है कि मुर्शिदाबाद में चुन के जो हिंदुओं के घर है वो जलाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है? संदेश खाली में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है वर्षों तक, वो भी टीएमसी के नेताओं के द्वारा। क्या हो रहा है कि इनके जो काडर है उनके घरों में बम बनाते बनाते बम फट जाता है। क्या हो रहा है कि इमाम भत्ता दिया जाता है, तब बीजेपी आकर इस पर गुहार लगाती। क्या हो रहा है कि यहाँ पर शिक्षक घोटाला हो रहा है जिसमें शिक्षकों के ऊपर में लाठियां चलाई जा रही है। तो ममता बनर्जी की सरकार में ये हो रहा है। ममता बनर्जी की सरकार इतनी अवेयर है, इतनी ज्यादा संवेदनशील है कि उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया और डेलीगेशन बना के जो है वो वहां कश्मीर में भेज दिया। मगर ममता बनर्जी का डेलीगेशन जो है वो संदेश खाली नहीं गया। ममता बनर्जी का डेलीगेशन जो है वो मुर्शिदाबाद नहीं गया। इनका तो बोल रहे हैं कि क्या 4 दिन में इन्होंने रोक दिया। तो भाई आप ये बताइए, सीज फायर पे से केवल स्थगित किया गया है, रोका नहीं गया। दूसरी बात ये है कि ममता बनर्जी की संवेदना कहाँ जाती है कि वो एक मुख्यमंत्री होने के बाद भी जिनके भी घर जलाए गए। मैं कह रही हूँ कि आप लोग बार बार डिनाई कर रहे हैं कि ये हिंदुओं के घर नहीं है, लेकिन है तो बंगाल के नागरिकों के घर। हम हमारी बहन को पूछेंगे कि मिजोरम जो है
मिजोरम के बारे में इनको नहीं समझ में आता है। उनको सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने भी आपको पूरा सुना, उन्होंने आपको पूरा सुना। सुन लीजिए, सुन मैंने नहीं बोला था। हाँ ठीक है। ममता बनर्जी ने एक भी शब्द कहा कि भाई हमारे बंगाल के जिन लोगों के घर जले हुए, जाइए डेलीगेशन वाले जाके देख कर आइए कि वो क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और जो जब नाम आता है तो महबूब का नाम आता है, जो कि वहाँ के पार्षद है। नाम आता है तो किसका नाम आता है? अब तो SIT की भी रिपोर्ट आ गई है। तो शाहजहां शेख का मामला आता है, नाम आता है। तो ममता बनर्जी की पुलिस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ममता बनर्जी 14 सालों से है, तो ममता बनर्जी, लेकिन हमारी बहन को मिजोरम नहीं दिखता है। एक मिनट, हमारी बहन को मिजोरम नहीं दिखेगा कि मिजोरम में जो है एक महिला को घुमाया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिजोरम में घुमाया गया। बोला तो मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा था। गलत चुनाव होंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। आप मिजोरम में जाकर देखिए कि मिजोरम में आपकी सरकार थी कि नहीं थी, क्या किया आपने मिजोरम में। इस तरीके से बीच में इंटरप्ट करेंगे तो ये बात उचित नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अशोक जी, मिजोरम पर बात करने के लिए बाकी लोग हैं ना, आप बंगाल पर रहिए, आप बंगाल पर रहिए। आपने खुद कहा, मैं आ रहा हूँ माधवी जी, आ रहा हूँ। अशोक जी की एक टिप्पणी। अशोक जी आपने खुद कहा कि गृह मंत्री ने कहा कि लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई, जिसके बाद पहलगाम में हमला हुआ। हम जानते हैं केंद्र सरकार ने यह बात कही, आपसे कहां चूक हुई? मुर्शिदाबाद और मालदा में आप तो इस पर कुछ बोलिए। हमने मुर्शिदाबाद में कहां चूक हुई बताइए। आप तो हाईकोर्ट की SIT की रिपोर्ट भी कह रही है, क्या क्या चूक हुई और किसने किसने किया है। हाईकोर्ट की जो SIT रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर भी हम जो है जवाब देंगे। हमारी तैयारी है कि क्योंकि रिपोर्ट उन्होंने दिया है, अभी हमने सफाई नहीं दिया है। एक्चुअली हमारी पुलिस ने वहां पे 300 आदमी को अरेस्ट किया। जो पुलिस ने किया है वो तो लोग भी बता रहे हैं और SIT भी बता रही है। देखिए SIT कमेटी किसने बनाया? हाईकोर्ट ने। SIT कमेटी हाईकोर्ट ने बनाया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? हाँ है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। तभी जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलता तब तक तो हाईकोर्ट कोई SIT रिपोर्ट को ही हम मानेंगे। आप अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो हम 100% ऊपर जाएंगे। जाइए ना, बिल्कुल, वो तो रास्ता खुला हुआ है लोकतंत्र में। अशोक जी, वो रास्ता खुला हुआ है। मैं आता हूं, विनोद जी की भी टिप्पणी लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं उसके बाद, क्योंकि ब्रेक नहीं लिया है। ब्रेक के बाद लौटता हूं, उसके बाद फिर आप सभी की टिप्पणी लूंगा, विनोद जी की बात लूंगा। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे, हमारे सारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। मैं विनोद जी के पास चलता हूं, उसके बाद फिर आपके पास। विनोद जी, जो बात अशोक जी कह रहे हैं कि सवाल पूछना गलत तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि सवाल पूछने के साथ जब जवाब देने की बारी आती है तो अशोक जी मिजोरम पहुंच जाते हैं। बताइए। यही दिक्कत है। हाँ, आज जो हम लोग डिस्कशन करने के लिए हमारे दोनों सम्मानीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के भी, और बहुत मजबूती से अपनी बात रख रही है मैडम। अशोक जी तो पुराने हैं नेता, तो मैं ये कह रहा था कि आज हम लोगों का डिबेट जो है अशोक जी सीधे सीधे बांग्लादेश घुसपैठ पे है। जो अवैध घुसपैठ है पूरे देश के लिए वो कितना बड़ा चैलेंज है। जब अमित शाह इस बात को करते हैं एज ए होम मिनिस्टर, तो ये बात बंगाल में और आपको भी सुननी चाहिए। आज देश में अलग अलग जब घुसपैठ के खिलाफ पे राज्य सरकारों की कार्रवाई चल रही है, तो उनका अता पिता पता आधार कार्ड सब बंगाल का क्यों होता है अशोक जी? ये समझ से पड़े हैं कि अगर ये बांग्लादेशी मुंबई में हो तो घुसपैठिए, अगर वो गुजरात में हो तो, अगर वो त्रिपुरा में हो, मेघालय में हो, केरल में हो, कर्नाटक में हो जी, पता उनका बांग्लादेश का, उनका बंगाल का ही होता उसमें है। भी 24 परगना 24 परगना। ये कौन सा हेड ऑफिस है? ये किसने ये हेड ऑफिस बनाया? के भाव में आधार कार्ड बनवा दिया है वहां पे। ये सवाल तो, यही सवाल तो होम मिनिस्टर पूछ रहे थे अमित शाह
कि भाई आप जब पार्लियामेंट में, यही ममता बनर्जी है, हम लोगों ने देखा है जब आ रहा हूं, वामपंथी अशोक जी, आ सरकार रहा हूं, थी आ रहा हूं। वहां पे, तो ममता बनर्जी आपकी पूरी इसी बात घुसपैठ के सवाल पे वहां पार्लियामेंट को स्थगन प्रस्ताव दे रही थी। और आज ममता बनर्जी सवाल उठा रही है बीएसएफ पे सवाल, मुर्शिदाबाद में दंगा वहां के टीएमसी के अपने पार्षद करा रहे हैं और आप बीएसएफ को इसके लिए आरोपित कर रहे हैं। जी ये कैसे चलेगा, यही सवाल पूछ रहे थे। तो इसका जवाब देने के बजाय आप मिजोरम जाते हैं, आप पुंछ में वहां होम मिनिस्टर जा रहे हैं, एलजी साहब जा रहे हैं, उसके बदले में यहाँ टीएमसी की टीम भी जा रही है। जी आप राजनीति आप बाहर कर रहे हैं राष्ट्रीय नेता बनने के लिए, और बंगाल के लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसका आप राष्ट्रीय नेता बनते बनते सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है, उसको लेके आप, बंगाल पुलिस ने कार्रवाई कर दी, उसको बंद कर दिया जुडिशियल में, आपने 14 दिन के रख लिया। क्या फ्रीडम स्पीच है सर? ये मैसेज किसके लिए है? बिल्कुल आपका यही आरोप अमित शाह का है कि आपका हर मैसेज आपका तुष्टीकरण है। बिल्कुल, इस सवाल पे आइए। बिल्कुल, मैं अशोक जी से पूरा जवाब लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूं, फिर अशोक जी के पास ही जाऊंगा, पूरा जवाब लूंगा अशोक जी। बिल्कुल, इस ब्रेक के बीच में और बढ़िया से जवाब तैयार कर लीजिए ब्रेक के बाद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत। ब्रेक के बाद सीधे अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, सीधी सी बात है, आपने बांग्लादेशी घुसपैठ को रोका नहीं, केंद्र सरकार रोकना चाहती है तो आप जमीन नहीं देते। क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नियत ही नहीं है रोकने की? ये सवाल उठ रहे हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं जरूर कि 4 अगस्त 2005 को ममता बनर्जी ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था। और जब यह मुद्दा उठाया था तो उस समय यहां पे सरकार किसकी थी? सीपीएम की। जी, उस समय सीपीएम की सरकार के समय से ही ये चीज चलता हुआ आ रहा है कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से घुसपैठी घुट रहे हैं। ठीक। मुद्दे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से जो सरकार में आई, आने के बाद बॉर्डर की सिक्योरिटी की दायित्व किसके ऊपर आता है? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तैयार है, भारतीय जमीन दे दो, लीजिए, पूरी मैं भी मुद्दे पे ही आ रहा हूं। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन आता है तभी इनको बांग्लादेश का बॉर्डर क्यों नजर आता है? अगर आज 10 साल से सरकार में थे, पूर्ण बहुमत के साथ थे, इन्होंने क्यों नहीं कोई अध्यादेश पास किया और ये बॉर्डर का जो मसला सॉल्व किया? क्योंकि ये कभी जिंदगी में बॉर्डर का मसला सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ये सच्चे आदमी होते तो 370 जब इन्होंने हटाया था, तो आज की डेट में पुलवामा का आज तक पता नहीं चला कि वो कहां से आए थे। मैं थोड़ा सा एक फैक्ट रखना चाहता हूं, थोड़ा सा एक फैक्ट। आप कहते हैं अध्यादेश लाके क्यों नहीं कर, थोड़ा सा जोड़ देता हूं, फिर आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं अध्यादेश लाके क्यों नहीं करते? ये अध्यादेश ले आए कि मतलब बंगाल सरकार की जमीन हम अपने आप ले लेंगे? क्या कहते हैं? बीएसएफ को मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने दायरा बढ़ाया था, बीएसएफ की मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने दायरा बढ़ाया था, उसका तो विरोध कर रहे थे पूरा। बताइए। आप बांग्लादेश के साथ जाके रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। आज बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी वो कहां पे है, किनके पास में है? आप बांग्लादेश के अच्छा व्यवहार भी करते हैं और आप ऊपर से उसी मुद्दे को क्या कहना चाहते हैं? शेख हसीना को यहाँ शरण नहीं देना चाहिए? उलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से अपने राज्य में जितने भी वहां पर, सिर्फ वहां मुस्लिम नहीं रहते, वहां हिंदू लोग भी रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। 14 साल से वहां के जितने भी हिंदू और लोग हैं वो भी हमें वोट देते हैं, लेकिन ये आकर पश्चिम बंगाल में सिर्फ हमें हिंदू मुस्लिम के चक्कर में उलझाते हैं। ठीक है, माधवी जी का जवाब, माधवी जी दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं भाई वोट तो उनको दोनों देते हैं, तो आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? बताइए। बिल्कुल 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 सिंह जी, वोट दोनों देते हैं, लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि वोट दोनों को देने के बाद प्रताड़ना एक जन की हो रही है। घर किसके जलाए जा रहे हैं? हिंदुओं के जलाए जा रहे हैं। न्यूज़ के माध्यम से अब देखिए उन्होंने, नहीं अशोक जी, ये देखिए, ये नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। उन्होंने कितनी अच्छी तरह आपको सुना के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये आपको शालीनता बरतनी चाहिए। आप जब बोलते हैं और अर्गनर बोलते हैं तो हमें आपको ये लोगों की आदत है। अशोक जी, आप कोई भी डिबेट उठा के देख लीजिए। नहीं अशोक जी, यहाँ तो हम गवाह हैं, यहाँ हम गवाह हैं। उनके साथ नाइंसाफी नहीं कीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए।
बैठते उनकी हैं। बात आ जाने दीजिए। देखिए माधवी जी आपको बिल्कुल आराम से सुनती है ना, आप भी सुनिए उनको। बोलिए माधवी जी। देखिए ऐसा है कि मैं यही इनको याद है कि 2005 में किस तरीके से ममता बनर्जी ने मुंह पर स्पीकर के फेंक कर कागज मारे थे। आज वही ममता बनर्जी जो है वो सब लोगों को आधार कार्ड बांट रही है। वो ममता बनर्जी आज भूल गई है कि यहाँ पे हिंदुओं के भी वोट मिलते हैं। तो जिनके घर जलाए जा रहे हैं वो केवल हिंदू क्यों होते हैं? जिनके विसर्जन को रोका जाता है, जब हाईकोर्ट को बीच में इंटरप्ट करना पड़ता है, तो वो हिंदू ही क्यों होते हैं? और मुझे बताइए कि केवल ना इनके ये जो बात कर रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम की भाजपा करती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि TMC एक सवाल जो और अशोक जी ने पूछा। अशोक जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अशोक जी मैं आप ही का सवाल माधवी जी को पूछ रहा हूँ। अशोक जी रुकिएगा। एक मिनट अशोक जी सिंह जी प्लीज आप ये मेंटेन करिए। हाँ ठीक है माधवी जी आप ही बोलिएगा लेकिन अशोक जी के एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं अध्यादेश ला करके आप क्यों नहीं रोक देते वहां पर घुसपैठ? अरे तो भाई जो अध्यादेश आता है या जो योजनाएं आती है या NRC पे बात होती है, तो ममता बनर्जी तो सबसे पहले मंच पर खड़े होकर बोलती है कि एखाने NRC लागू होवे ना क्यों बोलती है? अरे भाई आपकी ममता बनर्जी तो किसी भी योजना और किसी भी कानून को अपने बंगाल में लागू होने नहीं देते। क्या बंगाल को अलग कर दिया क्या उन्होंने? ये लगातार बोलेंगे, जवाब दे दूंगी। मुझे कुछ जवाब देने दीजिए प्लीज सिंह जी। इनको चुप कराइए, मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है जवाब दीजिए माधवी जी, जवाब दीजिए माधवी जी। टीएमसी के विधायक हिमायू कबीर कहते हैं कि इस इलाके में रहने वाले 30% हिंदुओं को मैं भागीरथी में फेंक दूंगा। महुआ मित्रा शिवलिंग का मजाक उड़ाती है। उन्होंने माँ काली को अपमान करते हुए कहा कि इनके ऊपर ये तो शराब पीती हैं। सयानी घोष इन्होंने शिवलिंग के ऊपर में कॉन्डोम चढ़ाया था। ये फोटो सब जगह। फिराद हकीम जो बोलते हैं कि इस्लाम में जो पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है। ये दावत भी देते हैं, दावत भी देते हैं। नेताओं के वक्तव्य है। ऐसे हिंदू मुस्लिम वाली बात करने वालों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना, तो उनके शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। प्लीज आप लोग प्लीज याद रखिए केवल टीवी। अच्छा ठीक है शायद विनोद जी कुछ जोड़ना चाह रहे। विनोद जी आप दोनों रुकिएगा, आप दोनों जरा रुकिएगा। विनोद जी कुछ जोड़ना चाह रहे। विनोद जी बोलिए। देखिए अशोक जी, देखिए आपके सांसद अभी टीम में है, ग्लोबल मिशन में जो निकले हुए हैं सांसद, उसके साथ में आपके भी टीम में है। एक मिनट मैं जरा रोकना चाहूंगा माफी के साथ। उत्तर प्रदेश के डीजीपी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। क्रम में महिलाओं के सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट सभी रूपों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम और समाधान पर विशेष जोर दिया जाएगा। हमारी जो विभिन्न पहले हैं वे महिलाओं को सशक्त करने, हमारे इनिशिएटिव जो हैं वो महिलाओं को सशक्त करने, उनको बनाने और उनकी सुरक्षा और संरक्षा की भावना को बढ़ाने की दिशा में होंगी। जन शिकायत निवारण, जन शिकायतों का जो समाधान है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हम हर स्तर पर सभी शिकायतों से निपटने में बहुत सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएंगे। इसके लिए मैं जल्दी ही एक अधिकारियों के साथ वीसी भी करूंगा। जो प्रदेश सरकार की IGRS और जन सुनवाई के पोर्टल्स हैं उनको पुलिस महकमे में कैसे और बेहतर बनाया जाए, कैसे उसका बेहतर उपयोग किया जाए, कैसे हमारी जन शिकायतों के विषय में SOPs जो बनी हुई हैं उनको और प्रभावी बनाया जाए, इस दिशा में मैं बहुत जल्द कार्रवाई करूंगा। और यह सुनिश्चित करा जाएगा कि नागरिकों की आवाज़ सुनी जाए और उनका समाधान किया जाए। कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं बरती जाएगी। हम हर कीमत पर कानून के शासन को, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखेंगे और राज्य के हर हिस्से में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथियों, साइबर अपराध विशेष तौर पर कोविड के बाद से एक वृहद रूप में सामने आया है, क्योंकि डिजिटल एज में साइबर की उपयोगिता या साइबर का उपयोग जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है। आप लोग भी पिछले 5-6 सालों में, जब से ये कोविड के महामारी आई थी, उसके पहले आम जीवन में
ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के डीजीपी का, जो खास तौर पर राज्य में महिला सुरक्षा और उसको लेकर योगी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर जानकारी दे रहे थे। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको आज के कुछ और बड़े एजेंडे पर चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज इस वक्त में एक और बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर नई सुबह की। वो नई सुबह बस्तर, जो कभी नक्सल प्रभावित हुआ करता था। बस्तर में नई सुबह का आगाज। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला वर्षों तक नक्सल हिंसा का शिकार रहा, लेकिन 4 दशक के बाद अब इसे नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। अबूझ माड़ जंगल में ऑपरेशन चलाकर सुरक्षा बलों ने आज रेड कॉरिडोर बनाने का सपना पाले माओवादियों के खले को ध्वस्त कर दिया है। लेफ्ट विंग यानी वामपंथी एक्सट्रीमिज्म, वामपंथी उग्रवाद से बस्तर को मुक्त करने का मतलब है कि एक नई सुबह का आगाज। तो बस्तर में विकास की नई पहल की शुरुआत हुई है। आदिवासी इलाके में नक्सल प्रभाव के कारण विकास के कार्य लगभग थम से गए थे, लेकिन राजनीतिक और गैर राजनीतिक पहल से स्थानीय लोगों की उम्मीद बनी हुई थी कि एक दिन यह उग्रवाद जरूर खत्म होगा। वो सुबह आ गई लगता है। और इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता अरविंद नेताम ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और जनजातीय समाज के बीच संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा वैचारिक संगठन है, जिसका उद्देश्य धर्म, संस्कृति और समाज का संरक्षण और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करना है। बस्तर के दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम को आरएसएस ने 5 जून को नागपुर मुख्यालय में अपने वार्षिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। अरविंद नेताम इंदिरा गांधी और नरसिंह राव मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं। संघ कार्यालय में अरविंद नेताम संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करने वाले हैं। तो माना जा रहा है कि आदिवासी समाज में संघ के कार्यों का इस संवाद से और अधिक विस्तार होगा। संघ की आदिवासी समाज के बीच आउटरीच की रणनीति में इसे एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। संघ के निमंत्रण पर प्रतिक्रिया देते हुए नेताम ने कहा, मैं आभारी हूं कि आरएसएस ने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को इस निमंत्रण से सम्मानित करने के लिए चुना है। यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। इससे पहले पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी संघ के कार्यक्रम में नागपुर जाकर हेडक्वार्टर में हिस्सा ले चुके हैं। जानकार मानते हैं कि संघ के अनुशासन, समाज और राष्ट्र के प्रति आरएसएस की निष्ठा को गांधी जी ने भी सराहा था, तारीफ की थी। सामाजिक कार्य के अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के साथ चर्चा समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आरएसएस के पहल को उसी क्रम में देखा जाना चाहिए। तो ये निमंत्रण मिलने के बाद बस्तर के आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कहा कि आरएसएस बड़ी संस्था है और देश की अखंडता के लिए वो काम करती रहती है। आरएसएस कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था है। सामाजिक और संस्कृति के क्षेत्र में देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, देश की विरासत को आगे ले जा रहे हैं। और ऐसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में तो जाना मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी। तो इस खबर के बहुत मायने हैं, मायने कई तरह से, चाहे वो बस्तर में नई सुबह का आगाज हो लोगों के लिए या फिर सोशियो पॉलिटिकल यानी सामाजिक राजनीतिक तौर पर भी एक नई शुरुआत। इसी पर चर्चा करने के लिए राजेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र शर्मा जी डीडी न्यूज़ पर आपका चर्चा करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का जो एक रिकॉर्ड है, एक पैटर्न है, उसमें ये लग रहा है कि जो 31 मार्च 2026 का डेडलाइन है वो कहीं समय से पहले पूरा ना हो जाए और उसके बाद बड़े बड़े बदलाव, और ये बदलाव सिर्फ आम लोगों की जिंदगी में नहीं बल्कि ये जो खबर है, इस खबर से तो लगता है कि ये सोशियो पॉलिटिकल यानी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में भी बड़े बदलाव का संकेत है। ये
बिल्कुल बिल्कुल लाल जी, आपने बहुत सही कहा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि समय से पहले पूरा हो जाए तो आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी इस बारे में। जी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और ये आश्चर्य की बात है। आप देखिए कि पिछले 1 साल में जिस तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम हुआ है, हमारे कई सुरक्षा बल के जवान शहीद हो चुके हैं और अब पिछले 1 साल में 235 नक्सली जो है वो उनको वहां से न्यूट्रलाइज किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा काम जो है वो सुरक्षा बलों ने किया है। आरएसएस पिछले 30-40 साल से वहां पर सतत प्रयास कर रहा है। वनवासी कल्याण परिषद है, उनकी दूसरी संस्थाएं हैं जो आदिवासियों के बीच में जा रही है, उनके रहन सहन, उनके सांस्कृतिक ढांचे को बरकरार रखने के लिए। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने से आदिवासियों में धर्मांतरण की काफी कोशिश की गई थी और बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। और इन क्षेत्रों में खासतौर के बस्तर और इसके आसपास अमूजमाल, नारायणपुर, कांकेर, इन जगह पे तो क्योंकि पहुंचा ही नहीं जा सकता था, तो वहां पे जो संस्थाएं सामाजिक संस्थाओं के रूप में मौजूद थी वो बिल्कुल धड़ल्ले से धर्मांतरण कर रही थी। तो आरएसएस ने इनको एकत्रित किया, इनके बीच में अपनी पैठ बनाई, वहां तक पहुंच की, उन लोगों को उनके रहन सहन, खान पान और सांस्कृतिक विरासत के बारे में कहा और ये काम बिल्कुल सादगी चुपचाप तरीके से हुआ। तो मैं समझता हूं कि आरएसएस का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने, संघ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर आदिवासियों को अपनी इस समाज से जोड़े रखा, जो बाहरी समाज है उनसे जोड़े रखा। अब बात करते हैं नक्सल की, तो नक्सलवाद के वजह से जो पूरे क्षेत्र में विकास रुका हुआ था, एक तरह से आप देखिए, आप अमूजबाड़ की एक सड़क बताई गई है जहां की पहली बार लोगों ने सड़क देखी है, तो आप समझ सकते हैं कि विकास बगैर शस्त्र उठाए नहीं आ रहा था और इसी वजह से आया। तो संघ के इस कार्यक्रम में अब जब जो है अरविंद नेताम जो है 83 साल करीब उनकी उम्र हो गई है, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, नरसिंह राव, इंदिरा गांधी और नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में वो मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अभी 2023 में अगस्त में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर हमार राज पार्टी बनाई थी और हमार राज पार्टी वो आदिवासियों की पार्टी थी, उनका कहना था, और वो चाहते थे कि आदिवासियों को एक अलग से नेतृत्व मिले, प्रतिनिधित्व मिले। और यही वजह है कि उनको लगा होगा कुछ कि आरएसएस ने कुछ ऐसा काम किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आरएसएस जो है आदिवासियों के दृष्टिकोण को समझे, तो जाहिर तौर पर दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ रहे हैं। ठीक है, और आरएसएस के दृष्टिकोण के साथ ही वो इस कार्यक्रम में जाएंगे। बिल्कुल। राजेंद्र सर, जिस तरह से कि अरविंद नेताम जी की प्रतिक्रिया हमने दिखाई लोगों को, इससे तो यही लगता है कि पहले प्रणब मुखर्जी जी का वहां जाना, अब तो स्वर्गीय हो चुके हैं प्रणब दा, वहां जाना हेडक्वार्टर में, अब अरविंद नेताम जी ने निमंत्रण को जिस तरह से लिया है, उससे तो यही लग रहा है कि जो आरएसएस ने जो चुपचाप गुजरात के डांग से अरुणाचल के तवांग तक काम किया है, उसकी स्वीकार्यता के रूप में इसे लिया जाए। और यह काम आरएसएस ने उस समय किया है जिस समय तथाकथित बुद्धिजीवी बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े होटलों में तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे और आरएसएस की आलोचना कर रहे थे। उस समय आरएसएस डांग से लेकर तवांग तक काम कर रहा था आदिवासियों के बीच। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, गुजरात के डांग में भी ये धर्मांतरण बहुत बड़े लंबे पैमाने पर होता रहा। उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, जिसमें कि बालाघाट है, आदिवासी कुछ इलाके हैं, अलीराजपुर है, और इसके अलावा अब जब बस्तर के जो है कांकेर, नारायणपुर इलाकों में और बस्तर में खासतौर पर जब ये सब चीजें सामने आई, तो आरएसएस की ऐसा नहीं था कि गतिविधियां नहीं चल रही थी, लेकिन इस मुद्दे को उन्होंने बहुत ही गंभीरता पूर्वक जो है उनके बीच में आपसी समझ से आदिवासियों के बीच में जाकर इससे उसको उस बातों से सुलझाने के लिए, बातों से उसको उनको अपनी तरफ लाने की बात की। मैं समझता हूँ जितनी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्षी दल हैं, वो नेता आरएसएस की इस खूबी को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। जब इलेक्शन रिजल्ट आता है तो उनकी सुनकर सबसे बड़ा बयान यही रहता है कि देखिए, संघ ने वहां जाकर घुसपैठ की, हमारी पार्टी नहीं जा पाई, हमारी रीच नहीं थी वहां पर। तो एक बात तो बिल्कुल एक बात तो माननी पड़ेगी सर कि आरएसएस के ऊपर लोग हमले करते रहे और आरएसएस लगातार काम करता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, फिर कभी जुड़ेंगे तो आपसे और ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे पिछले 1 साल में बांग्लादेश में जो बड़ा बड़ा खेला हुआ है उसको पाकिस्तान ने किया और करवाया है, अब उसका कबूलनामा भी आ रहा है। इस पर करेंगे बात। अभी वक्त है ब्रेक का।
पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब ये साफ होने लगा है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान ने बड़ा खेला किया है पिछले एक साल में। बांग्लादेश में पाकिस्तान ने किया है पिछले एक साल में सभी बड़ा खेला। पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा का यह दावा है कि हमने तो 1971 के मुक्ति वाहिनी का बदला लिया है पिछले एक साल में। लश्कर तैयबा के एक बड़े आतंकवादी ने कहा, हमने PM शेख हसीना को उखाड़ फेंका। दरअसल ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित लश्कर आतंकवादी है मुजम्मिल हाजमी, उसने ये दावा किया है। लश्कर तैयबा के ही संगठन TRF ने हाल में पहलगाम में हमला किया था निर्दोष पर्यटकों के ऊपर। तो अब वहां के जमात का दावा है कि बांग्लादेश आंदोलन में तो पाकिस्तानी तंजीम का हाथ है और था। इस बीच बांग्लादेश ने वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अपने करेंसी से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी। अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है कि पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश को तबाह किया है। वहां शेख हसीना पर अलग से मुकदमा चलाने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के षड्यंत्र में फंसा था और फंसा हुआ है बांग्लादेश। बांग्लादेश के जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं और छात्रों को भड़काया, शेख हसीना को पहले सत्ता से हटाया, अब शेख हसीना पर वहां मुकदमा चलाकर और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बड़ी अदालती कार्रवाई भी मोहम्मद यूनुस शुरू करवा रहे हैं। याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद और नरसंहार ये पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी विशेषज्ञता है, एक्सपर्टीज है उनकी। सुनिए। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंकी हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। प्रधानमंत्री ने यह बात अलीपुर द्वार में कुछ ही दिन पहले कही थी पश्चिम बंगाल में। तो लश्कर तैयबा का जो वो आतंकी है मुजम्मिल, वो उसने कहा है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो बदला लेने से डरता नहीं है, लेकिन छुप करके कायरता के साथ। जरा सुनिए उसको। ये पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने आज तक अपने किसी दुश्मन को माफ नहीं किया, और तुझे इस बात का अच्छी तरह से इल्म है। तू जानता है कि हमने पिछले साल के अंदर तुझे बांग्लादेश में शिकस्त दी। मोदी, तू जानता है बांग्लादेश में तुझे शिकस्त हमने दी है, और तू इस बात को भी जानता है कि मई के महीने के अंदर अगर तूने 11 मई को धमाके किए, हमने 28 मई को धमाके किए। देखिए कायर को, कहीं पर भी जो है सीधा अगर सामने लड़ने के लिए आए कि मैं हूं, लड़ना चाहता हूं, बदला लेना चाहता हूं, तो बात समझ में आए। कहीं पर भी सीधे नहीं आते, छुप करके कायरों की तरह वार करते। बहरहाल ऐसे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता प्रसेनजीत जी जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी यहां पर जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत दा,
ये तो गजब का पाकिस्तान की आईएसआई, बांग्लादेश का जमाते इस्लामी, मोहम्मद यूनुस, ये सारे जिहादियों ने मिलकर पिछले 1 साल में बांग्लादेश में सारा खेला है क्या? देखिए लालचंद, अब अलीपुर द्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनाया। मुझे लगता है कि कल कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बात रखा था उसके बारे में भी शायद हमें जिक्र करना जरूरी है। उन्होंने बताया था कि पश्चिम बंगाल की चुनाव देश की सुरक्षा की चुनाव है जी, और ये काफी जानबूझ के उन्होंने बताया, और उसका नतीजा आपका आज का ये रिपोर्टिंग। बिल्कुल, क्योंकि अमित शाह जी से ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और उसकी पूरी की पूरी सीधा जो इम्पैक्ट है वो पश्चिम बंगाल तथा पूरे देश में हो रहा है। पूरे बांग्लादेश को इन लोगों ने, एक ऐसी देश है जहां पे एक 50% लोग ऐसे रह गया था 1971 के बाद जो अपने इंडिपेंडेंस के खिलाफ है और जो प्रो पाकिस्तानी है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है कि जिनको लिबरेशन मिलने के बाद उन्होंने पाकिस्तान का ही नून खाते हुए गुण गाता रहा। तो अब जो लोग बांग्लादेश की सरकार पर है, या इसको अगर सरकार बोले या जो भी हो, ये बांग्लादेश को फिर से वेस्ट पाकिस्तान बनाने में लगे हुए हैं। और इसी का भनक मिलने से जो अमित शाह जी ने बताया या उनके प्राइम मिनिस्टर ने बताया, बार बार पश्चिम बंगाल की चुनाव को मद्देनजर रखते मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं विनोद जी। जो बांग्लादेश के कुछ गद्दार थे उसको आईएसआई ने, पाकिस्तान ने मिलाया और ये खेला किया। अब ये तस्वीर साफ हो रही है। लाल जी, आप जो ये बता रहे थे और जो विजुअल दिखा रहे थे वो ऑपरेशन सिंदूर के उसके बाद का है, जिसपे उस मुजम्मिल से लेके और वहाँ जो सकुर के कई आतंकी जो है, जो आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड सारे आतंकवादी, हाँ, पाकिस्तान उस सारे आतंकवादी पे अमेरिका ने करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। अब आप सोचिए कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हम आज का भारत स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर में कोई फर्क नहीं करता जी, वो सीधे सीधे मामला है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के ये सारे टेररिस्ट आउटफिट या आईएसआई और सेना, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। ये बात साफ साफ बांग्लादेश के को लेके आप ये देख सकते हैं कि बांग्लादेश को जो इसका नाम स्टूडेंट रिवॉल्यूशन दिया गया, आंदोलन, छात्र आंदोलन दिया गया था, उसके पीछे का खेल देखिए। बिल्कुल, उसके पीछे का खेल यही आतंकी संगठन जमात उद दावा के इसके मंच पे ये सारी चीजें हो रही थी, जो लश्कर तैयबा का ही आउटफिट है। और उसमें आप ये देखिए हाफिज सईद खुद बैठे थे जब वो कह रहा है, इस बात का खुलेआम ऐलानिया कर रहा है कि जब इंदिरा गांधी ने 1971 में कहा था कि हमने पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी को बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया है, और वो इंदिरा गांधी के उस स्टेटमेंट को आज दोहरा रहा है कि बांग्लादेश में इंदिरा ने कहा था कि हम 2 नेशन थ्योरी को बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया है। तो वो बदला इसका कह रहा है कि हमने इसका बदला लिया है। वो मुनीर, जनरल मुनीर, जो मुल्ला मुनीर है, वो ये बदला लेता है कि 2 नेशन थ्योरी का ही कश्मीर के पहलगाम में वो सारे जो पाकिस्तानी आतंकी थे, वो उन लोगों का, उस जो निर्दोष टूरिस्ट थे उसको धर्म पूछ के मार रहा है। वो भी अपने 2 नेशन थ्योरी को बता रहा है। बिल्कुल, और ये 2 नेशन थ्योरी के बीच में आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई लोकल मूवमेंट नहीं है, वो कोई स्टूडेंट मूवमेंट नहीं है, वो कोई भी शेख हसीना के खिलाफ में आंदोलन नहीं है। वो आंदोलन सिर्फ आईएसआई और लश्कर तैयबा जैसे लोग, जो उनका एक षड्यंत्र है, जिसके पीछे आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की जनता बिल्कुल बाहर का पाकिस्तान का आईएसआई का संक्रमण है ये बांग्लादेश में। लेकिन प्रसेनजीत दा, जो आप पहले सवाल के जवाब में एक बात का इशारा कर रहे थे, मैं उसको समझ रहा हूं कि गृह मंत्री अमित शाह के पास इनपुट नहीं होगा तो किसके पास होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह का खेला इन लोगों ने बांग्लादेश में खेला है, लगता है कि कुछ ना कुछ इसी तरह की गड़बड़ी जो सीमावर्ती इलाके हैं और खासतौर पर पश्चिम बंगाल के, वहां करने की कोशिश है। उसी का इशारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। देखिए लालचंद, एक अगर हम ट्रेजेक्टरी बनाने की कोशिश करें,
तो आप देखेंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया है, सिर्फ जुलाई अगस्त में नहीं, पिछले 3 दिन पहले भी मतुआ और वैष्णव संप्रदाय के लोगों की घर जलाया गया है। 19-20 लोग इसी जशर में, कोलकाता से सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी पर। और जिस तरह से पहलगांव में धर्म पूछ कर मारा गया है, जिस तरह से मुर्शिदाबाद और मालदा में धर्म पूछ कर लोगों की घर जलाया गया, तो आप समझ लीजिए कि पूरा एक त्रिभुज टाइप का एक जो एजेंडा चलाया जा रहा है, उसमें बांग्लादेश पूरी तरह से शामिल है। और बांग्लादेश की ये जो अंसरुल बांग्ला है, ये जमात है, ये छात्र शिविर है, ये सारे एकदम खुले आम अभी ये इस तरह की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके समर्थन में बांग्लादेश और ढाका की रास्ते पर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें, और भारत इस खतरे को समझ रहा है। और ये जो ललकारने वाली बात करते हैं कि बदला लेते हैं, कहीं एक भी जगह पर सीधे से सामने से आके कह दो, जिसके पास हथियार हो, क्योंकि तुम तो हथियार लेकर आते हो, जिसके पास हथियार है उसको सीधे कहो कि मैं आया हूं लड़ने, तब समझ जाएंगे कि हाँ सच में तुमने, क्या बोलूं, अभी कहावत कहना नहीं चाहता। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।